आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। ये हमारी शुरुआत है और इतना भरोसा रखिए कि इस चैनल पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसको आप लगातार फॉलो करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझाई जाएगी। जैसे एक स्कूल वाला स्टूडेंट जो स्कूल में है और जिसका सपना है, जिसका ड्रीम है कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, वो लोग भी समझ पाए। जो लोग कॉलेज में हैं उन्हें तैयारी करनी है, उनको भी समझ में आए। और जो कॉलेज पास आउट कर चुके हैं और उसके बाद तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी समझ में आ जाए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही बैच चलेंगे हमारे यहाँ पे अलग अलग। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम का बैच ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए, जो कि आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, जहां पर भी आपको फिजिबल लग रहा है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, उस प्लेटफॉर्म पे आके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे नीचे की तरफ तो वहां पे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का लिंक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास भूगोल यानी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चैप्टर में भारत के आकार के बारे में समझेंगे और भारत की स्थिति कहाँ पर है दुनिया के नक्शे से अगर हम तुलना करते हैं तो। यानी अगर हम ग्लोब पर या भारत विश्व के मानचित्र पर भारत को देखेंगे तो भारत हमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसके बारे में हमें इसमें मालूम चलेगा। तो देखिए, मैं पहले रीडिंग करूंगा और फिर मैं उसको आपको समझाते हुए चलूंगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। देखो, प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है का मतलब ये हुआ कि अकेला भारत ही प्राचीन नहीं है। भारत के अलावा कुछ और संस्कृतियां भी ऐसी हो सकती हैं जो प्राचीन हो, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की संस्कृतियां हैं, वो प्राचीन है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। देखो, बोला हुआ है पिछले 5 दशक, एक दशक में होते हैं 10 साल, यानी बोल दिया ये इसने कि पिछले 50 सालों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक का मीनिंग होता है समाज में। अब समाज देखो, भारत का समाज किसके सामने होगा? विश्व के सामने। यानी विश्व के सामने भारत ने अपनी एक स्थिति बनाई है, तो इसे बोल गया सामाजिक। हम बोल देंगे कि ये सामाजिक स्थिति हो गई। दूसरा, हमारे देश के की जो अर्थव्यवस्था है, जिसे हम जीडीपी के नाम से जान रहे होते हैं, अर्थव्यवस्था ने भी प्रगति की है। इसीलिए हम इसे बोलेंगे कि भारत ने क्या किया है? सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नति की है। जब भी कोई देश या कोई व्यक्ति कई क्षेत्रों पर या फिर कई फ्रंट, जिसे हम बोलते हैं मुख, यानी कई दिशाओं में उन्नति करता है, तो उसे हम बोलते हैं बहुमुखी उन्नति। ठीक है, अब ये उन्नति कहाँ कहाँ की गई होगी? तो कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। यानी कृषि के क्षेत्र में, अब देखो कृषि के क्षेत्र में कैसे, अगर मैं बात करता हूं 1960 से पहले की, जब तक कि भारत में हरित क्रांति नहीं हुई थी, तो 1960 से पहले भारत के पास अपने ही उपभोग के लिए अनाज नहीं था, और आज के समय में है। इसका मतलब हमने कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर ली। दूसरा है उद्योग। अगर हम उद्योग की बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, भारत पर एक लंबे समय तक अंग्रेजों ने शासन किया है, तो हमारे यहाँ पे उद्योग धंधे और तकनीकी तो विकसित की ही नहीं उन्होंने। उन्होंने कहाँ पे विकसित की तकनीकी वगैरह? अपने देश में, यानी ब्रिटेन के अंदर। तो हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। और आज के समय में आप देखते हैं कि हमारे देश की कई सारी कंपनियां, कई सारे उद्योग धंधे विश्व स्तर पर अपना योगदान देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उद्योग में भी हमने उन्नति कर ली है। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी तो आप समझ ही रहे हो कि हमारे देश में पहले भाप से इंजन चल रहे थे, फिर अब हम इलेक्ट्रिक इंजन पे आ गए। इलेक्ट्रिक, अगर हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एरोप्लेन के क्षेत्र में, मोबाइल के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, यानी हमने तकनीकी क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति की है।
और सर्वांगीण आर्थिक विकास, सर्वांगीण यानी सभी प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में हमने क्या की है, वृद्धि की है सभी व्यक्तियों ने, ठीक है। और ये प्रगति अद्भुत है, अद्भुत क्यों है, क्योंकि हमने वहां से चलना स्टार्ट किया है जहां पर हमारे देश के ऊपर एक दूसरा देश शासन कर रहा था, हमने वहां से अपना विकास किया है। तो भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। और ये तो आप समझ ही रहे हैं कि विश्व के इतिहास में भारत एक विकासशील देश तो है ही, लेकिन जनसंख्या के मामले में और यहाँ पे जो भूभाग है उस सभी चीजों को अगर हम देखते हैं तो ये विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है तो मैं बता दूं, भारत एक ऐसा देश हम लोग बोल सकते हैं और एकमात्र देश भी ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पर भारत के अंदर आपको बहुत सारे विभिन्न प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे हिमालय देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको जिसे हम लोग बोलते हैं द्वीप वो देखने को मिल जाएंगे, रेगिस्तान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको ये मान लीजिए विभिन्न प्रकार की विविधताएं आपको देखने को मिलेगी एक ही देश के अंदर। मतलब यही एक ऐसा देश है जहां पर एक तरफ हिमालय में आपको बर्फ जमी हुई दिख जाएगी और दूसरी तरफ राजस्थान में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको रेगिस्तान की गर्मी का एहसास होगा उसी समय में। और फिर आप केरला जाते हैं तो केरला में आपको इक्विटोरियल यानी भूमध्य सागरीय जलवायु का अनुभव होता है। तो ये हम लोग समझिए कि महत्वपूर्ण किस तरीके से है। अब जरा आ जाते हैं हम लोग इसकी स्थिति के बारे में, इसकी मतलब भारत की स्थिति के बारे में समझेंगे। तो भारत एक विशाल देश है, विशाल इसलिए बोल दिया कि इसका क्षेत्रफल अच्छा खासा है, बड़ा है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो उत्तरी गोलार्ध से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कि आपके सामने ये ग्लोब दिखाया गया है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये आपके सामने ग्लोब दिख रहा है, अब इसमें उत्तरी गोलार्ध से क्या मतलब होता है, तो हमने पूरे ग्लोब को या फिर हम समझ लेते हैं कि पूरी धरती को, अर्थ को हमने अपने अध्ययन की दृष्टि से इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं और ये काल्पनिक रेखाएं आपको दिख रही हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं दो प्रकार की, एक रेखा जो आपकी लेटी हुई है या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि ये क्षैतिज है, क्षैतिज बोलते हैं हिंदी में, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहो तो हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरह की लाइनें जो बनी हुई हैं ये आपको दिख रही होंगी, इन्हें हम क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं। और ये क्षैतिज रेखाओं को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ है 0 डिग्री। देखो मैंने गोला बनाया, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ लिखा हुआ है 0 डिग्री, फिर ऊपर लिखा हुआ है 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, 60, 75 और यहाँ पे देखो 90 है ना, ये दोनों का कॉमन 90 है, यानी 75 वाली का भी 90 है और वैसे भी 90 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन रेखाओं को जो कि क्षैतिज रूप से बनाई गई हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अब देखो जब मैं बोल रहा हूँ ऊपर और नीचे तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको ये बोला कि 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से ऊपर है तो उसे हम उत्तरी गोलार्ध बोल देंगे और 0 डिग्री से नीचे है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी धरती क्या है, गोला है, पूरी की पूरी धरती क्या है, गोला है, तो गोले का आधा भाग क्या कहलाएगा, गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे जब हम 0 डिग्री से ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं एक बार बना करके, 0 डिग्री से ऊपर का मतलब कितना हो गया, मान लीजिए यहां से लेके ये वाला भाग, ये 0 डिग्री से ऊपर वाला भाग है, तो इस पूरे भाग को हम लोग बोल रहे होंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो गोलार्ध, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा होगा 0 डिग्री से नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो वो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध आपका, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अंतर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमने अध्ययन की दृष्टि से, और इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं हिंदी में, ये जो क्षैतिज रेखाएं थी इनको अक्षांश रेखाएं बोला जाता है और इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। अब ऊपर से नीचे आप देखेंगे यहाँ पे देखो एक बीच में आपको 0 डिग्री दिख रहा होगा, ये इसे एक और नाम देते हैं 0 डिग्री देशांतर, एक नाम तो हो गया, दूसरा नाम है इसका ग्रीनविच रेखा। अब ये ग्रीनविच नाम कहां से आ गया, देखो ग्रीनविच नाम दिया ही क्यों गया होगा, अगर हम बात करें अभी से मान लो 50, 100 साल, 80 साल पहले की,
या फिर 200 साल पहले की अगर हम बात करें तो सबसे ताकतवर देश कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्या किया, अपने ग्रीनविच शहर से गुजरने वाली रेखा को आधार मान लिया और उसने बोला कि यहाँ से निर्धारित होगा उत्तरी और दक्षिणी, तो हमने कैसे कर लिया निर्धारित? लैटिट्यूड से। फिर इसने बोला कि ग्रीनविच के दाईं और बाईं तरफ, इसने इसे पूर्व और पश्चिम भाग में बांट दिया। तो ये हो गया पूर्वी भाग और ये हो गया पश्चिमी भाग। किधर वाला भाग? जिधर आपको प्रशांत महासागर दिख रहा है, अटलांटिक महासागर दिख रहा है, इसे बोला गया पश्चिमी भाग और इसे क्या बोला गया? पूर्वी भाग। ठीक है। अब एक चीज आप ये भी जान रहे होंगे कि पूर्व से क्या निकलता है? सूरज निकलता है। पूर्व से क्या निकल रहा है? सूरज। तो देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इसको पहले, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो मान लीजिए अब यहाँ पे सूर्य है, मैं आपको सूर्य दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे कहीं सूर्य है, सन है, सन यानी सूर्य। अब जब इसकी किरणें आएंगी तो किरणें बताओ पहले भारत पहुंचेंगी या पहले यूरोप पहुंचेंगी? पहले भारत पहुंचेंगी, क्योंकि ये तो आप जान ही रहे हो कि सूरज की रेखा सबसे पहले 0 डिग्री पहुंचती है। पहली बात तो देखो इधर जगह नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया सन। अगर मैं वैसे बनाने को तरीके से कहाँ बनाना चाहिए मेरे को? 0 डिग्री के सामने, क्योंकि 0 डिग्री पर बिल्कुल सीधी रेखाएं पड़ती है सूरज की, सन की। ठीक है। अगर आप ऐसे देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, आपको समझ में प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सन कहाँ बना दिया? मैंने सन बनाया 0 डिग्री के पास। मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूँ इसको, यहाँ पे इससे की स्पेस मिल जाए। ये मान लीजिए सूर्य है। हम जानते हैं कि सूर्य की सीधी रेखाएं, सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? 0 डिग्री के ऊपर पड़ती है। इसीलिए आपको 0 डिग्री पर सबसे अधिक तापमान का अनुभव होगा। और क्योंकि यहाँ पे तापमान सबसे अधिक है, इसीलिए इस भाग को भूमध्य सागर, उष्णकटिबंध इन नामों से जाना जाता है। अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी देखो जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में ऊपर की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या हो गई? तिरछी हो गई। तो पहली बात तो क्या हो गई? तिरछी हो गई किरणें। दूसरी बात, उस भाग तक पहुंचने के लिए सूरज की किरणों को दूरी तय करनी पड़ रही है। तो दो कारण हो गए, पहला तो किरणें सीधी नहीं पड़ रही है, दूसरी उस भाग तक पहुंचने के लिए दूरी तय करनी पड़ रही है। इसीलिए इन सूर्य की किरणों का तापमान, सूर्य की किरणों का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और क्योंकि तापमान कम है तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ऊपर या 0 डिग्री से नीचे जाते हैं तो आपको तापमान की कमी का अनुभव होता है। इसीलिए ध्रुव जो होते हैं, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर तो बिल्कुल ही तिरछी लाइन पड़ रही है। जब इतनी तिरछी लाइन होगी और इतना लंबा दूरी तय करनी पड़ी होगी तो वहां तो तापमान पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है और वहां पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती है। आप सोचो लगातार 6 महीने दिन है तो बर्फ पिघल जानी चाहिए थी। इन बर्फ क्यों नहीं पिघल रही है? क्योंकि किरणों के अंदर तापमान की कमी है, किरणों में तापमान है ही नहीं। जैसे आप भारत में देखते हो कि दोपहर के टाइम में सूरज सर के ऊपर दिखाई पड़ता है, ध्रुवों पर कभी ऐसा होता ही नहीं है। ध्रुवों पर कभी भी सूरज सर के ऊपर आएगा ही नहीं, वहां पे हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, साइड में। हमेशा ध्रुवों पे जो सूरज होता है वो आपको कभी भी सिर के ऊपर दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे इंडिया में तो अगर आप चाहो तो कभी निकलोगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा सर के ऊपर आ रखा 12 बजे के आसपास। ध्रुवों पर नहीं होता ऐसा। इसी का कारण है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होने के बावजूद भी वहां पे गर्मी अधिक नहीं होती है और बर्फ भी नहीं पिघलती है। तो देखो मैं बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। ये क्लास करने के बाद आपको हर एक चीज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो आपको एक तो पूरा चैप्टर ध्यान से सुनना है ना, और इसको समझना भी है। अगर आपने एक बार ढंग से समझ लिया तो आपको फिर दोबारा से ज्योग्राफी कहीं भी और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और मैं आपको हर एक सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि एक बार पढ़ने के बाद आपको वो चीज पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें हम अक्षांश की बात कर लेते हैं। थोड़ा गला खराब हो रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा। देखो अक्षांश क्या होते हैं? तो अक्षांश हम लोग समझ गए कि 0 डिग्री से ऊपर की तरफ और 0 डिग्री से नीचे की तरफ जो लाइनें खींची गई है उन्हें अक्षांश बोलते हैं। अब देखो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 0 से 15 बीच की लाइन कहां गई, बीच वाली लाइनें भी हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं।
तो 0 के बाद 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी। लेकिन चक्कर क्या है ना, अगर मैं हर लाइन बनाने बैठा तो समझ में आएगा? दिखेगा ही नहीं। तो लाइनें सारी की सारी है, हर एक डिग्री की लाइन है यूं करके। लेकिन सोचो अगर इतनी सारी लाइनें बना दी तो आपको पूरे डायग्राम में क्या दिखाई पड़ेंगी? लाइन ही लाइन दिखाई पड़ेंगी। तो इसी अध्ययन की दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं, कुछ अंतर में जैसे 15-15 का अंतर लेके हमने यहाँ पे लाइनें बना ली है। तो 0 डिग्री दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, 90 ऊपर। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे भारत की स्थिति यहाँ पर देखो, ये डॉट डॉट वाली लाइन तो आपको याद आ ही रही होगी, ये कितनी थी? 0 डिग्री थी, है ना। अब देखो 0 डिग्री से हम ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुए, जब थोड़ा आप ऊपर उठे बढ़े तो आपको यहाँ पर ये इसका बॉटम दिख रहा है, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु दिख रहा है। और अगर हम भारत के दक्षिण की बात करते हैं तो कौन सा राज्य है? मतलब केरला मान लो, ठीक है, तमिलनाडु मान लो, या फिर केरला, ठीक है, तमिलनाडु, ये दो राज्य होते हैं। बिल्कुल साउथ में अगर आप बात करते हो क्या है? कन्याकुमारी है। यानी कन्याकुमारी वाला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो ये जो लाइन यहाँ पर टच हो रही है ना, उसका अक्षांश कितना है? उसका अक्षांश है 8 डिग्री, और डिग्री को हम डॉट से दिखाएंगे। और अब ये क्या हुआ ना, पूरा डिग्री नहीं है, डिग्री के बाद 8 डिग्री 4 मिनट है। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, जैसे हम 1 रुपए में बोलते हैं 100 पैसे होते हैं, ऐसे ही हमने 1 डिग्री को मिनटों में बांटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मिनट वो समय वाला मिनट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिग्री को लिखने का तरीका है। तो हमने इसे क्या बोला? 8 डिग्री 4 मिनट। और देखो ध्यान देना, मिनट को हम लोग डैश से दिखाते हैं, मिनट को हम लोग डैश से दिखाते हैं। और ऊपर ऊपर हम लोग देखो ये लाइनें यूं बहुत सारी कटती गई होंगी, तो भारत के जो बिल्कुल टॉप पे जो लाइन टच कर रही है, लेटी हुई लाइन, यानी अक्षांश रेखा जो टच कर रही है, वो अक्षांश रेखा कितनी हुई? वो है हमारी 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मालूम पड़ गया कि देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने से कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक का अक्षांशीय विस्तार है। ये आप समझ में आ गया आपको? अब देखो मैं इसकी लाइन पढ़ा देता हूं आपको। देखो लाइन भी क्या बोल रही है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश से। ध्यान देना उत्तर ही है, दोनों ही 0 डिग्री से ऊपर हैं, तो हम दोनों जगह क्या बोलेंगे? उत्तर बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं देशांतरीय विस्तार का। तो ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार का। दूसरा हम बात कर लेते हैं देशांतरीय विस्तार का। अब देखो दोबारा से ध्यान देना यहाँ पे मैप के अंदर, क्योंकि देखो एक बार आप समझ जाओगे ना, दोबारा कभी भूलोगे नहीं। ध्यान से समझिएगा चीजों को। देशांतरीय विस्तार, तो देखो देशांतरीय विस्तार में एक लाइन आप याद करो, ये था 0 डिग्री जो कि जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से गुजर रहा था। अब देखो 0 डिग्री से अगेन आप ऊपर देखोगे तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, ऐसा नहीं होता कि बीच वाली लाइनें नहीं होती हैं, बीच वाली लाइनें भी होती हैं। यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो ऐसे बहुत सारी लाइनें ड्रॉ करी गई, यूं करते गए। तो यहाँ पे आप देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो भारत का जो ये पहली लाइन टच करी होगी, खड़ी लाइन जिसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, जो अक्षांश रेखा पहली टच की होगी, इसका वैल्यू कितना है? 68 डिग्री एंड कितना है? ध्यान देना आप लोगों को कि इसका वैल्यू है 68 डिग्री और 7 मिनट। कौन सा वाला पॉइंट? इधर वाला, बिल्कुल इधर वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब ऐसे भारत में बढ़ते जाओ, फिर पूर्वी साइड में जो इसका पॉइंट कॉर्नर है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 97 डिग्री 25 मिनट। क्या समझ में आ गई? तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देते हैं, ठीक है। जब हमने खड़ी लाइनें, यूं लाइनें गुजर रही थी, खड़ी लाइनें, तो इनका पहला और आखिरी छोड़ के टच कर रहा है, उसे हम बोलते हैं देशांतर। और जब लेटी हुई लाइनों को गुजारते हैं और टच करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, ठीक है। अब क्योंकि ये 0 डिग्री से, देखो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर मैं इस मैप को छोटा कर दूं तो आप देखो ये जीएमटी जो था ये 0 डिग्री था, 0 डिग्री से किधर की तरफ है? ये भारत पूर्व की तरफ, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व होगा और 97 डिग्री 25 मिनट भी पूर्व होगा। आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमने इसको पूर्व कैसे बोल दिया, ठीक है। तो पूर्व समझ आ गया आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए
बोल रहा है कर्क रेखा। देखो कर्क रेखा और मकर रेखा हमारे लिए दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे आप लोग मकर संक्रांति मनाते होंगे, सभी लोग हमारे जैसे मकर संक्रांति मनाई जाती है, और हम बोलते हैं कि सूरज अब उत्तरायण हो गया और दक्षिणायन हो गया। तो हमने ये यही क्यों डिसाइड किया, 23.5 डिग्री को ही कर्क रेखा क्यों बोला जा रहा है? तो देखो होता क्या है, इसको समझिएगा जरा गौर से, ये बहुत ही हम लोग बताएंगे आपको, थोड़ा ध्यान देखिएगा। जब हम लोग बोलते हैं कि सूरज, जो सूरज है, सन जो है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सूरज कभी भी ध्रुवों पर, सर के ऊपर नहीं होता है, यानी वो ऊर्ध्वाधर आपको सूरज दिखाई नहीं पड़ेगा। तो सूरज जो है ना बेसिकली वो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ही क्या करता है, गति करता है। मतलब सूरज की अवस्था जो भारत की तुलना में होगी, वो जीरो से एक बार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ पहुंचेगा और फिर दोबारा लौटकर वापस आएगा और कहां तक पहुंचेगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसका मतलब ये भी निकलता है कि जो लोग 60 डिग्री पर रहते होंगे उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों में कहीं पर भी, उनको कभी भी सर के ऊपर अपना सूरज दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये भी होता है कि सूर्य की किरणें सिर्फ और सिर्फ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक ही ऊर्ध्वाधर पड़ सकती हैं। ऊर्ध्वाधर पड़ने का मतलब ये होता है कि सूरज की गर्मी यानी किरणों का सीधा सीधा जो प्रभाव, सीधी रेखाएं जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक ही आपको अनुभव होगी। 23.5 के बाद 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर आपको कभी भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हुई दिखाई नहीं पड़ेंगी। अब आप कैसे पता लगाओगे कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? बहुत सीधा तरीका है, आप क्या करो, खुले में निकल जाओ और धूप में खड़े हो जाओ। अगर आपकी परछाई जस्ट आपके पैरों के नीचे बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। और अगर आपकी परछाई लंबी दिख रही है आपको, आगे या पीछे या दाएं या बाएं, इसका मतलब समझ जाइए कि सूर्य की किरणें भी क्या पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं। और ये अनुभव आप कर सकते हैं सुबह के समय में, जब आप सूर्य की तरफ होकर खड़े होंगे तो आपकी परछाई बहुत लंबी होगी। जैसे जैसे दिन निकलता हो जाएगा, वो दोपहर के 12 बजे होंगे, आपकी परछाई बिल्कुल छोटी हो जाएगी। 12 बजे जब सर के ऊपर सूर्य है तो परछाई तो छोटी होगी आपकी, और जब जैसे शाम होती हुई जाएगी तो आप देखेंगे कि परछाई की लंबाई दोबारा से बढ़ती हुई चली जाएगी। और शाम के समय में जब सूरज डूबने वाला होता है, उस समय जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी आपको, तो आपको लगेगा कि आपकी परछाई बहुत लंबी हो गई है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब कर्क रेखा को हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप लिख दो 23 डिग्री और 30 मिनट, या फिर आप लिख दो 23.5 डिग्री। क्या लिख सकते हो आप? 23.5 डिग्री। कैसे लिखोगे? 23 सही 1/2 डिग्री। कैसे लिखोगे आप? 23 सही 1/2 डिग्री। तो एक कर्क रेखा है, और ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा ही भारत से गुजरती है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। क्यों नहीं गुजरेगी? क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि मकर रेखा दक्षिणी भाग में है, जबकि भारत की पूरी स्थिति सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कर्क रेखा की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात है कि कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर हम बोल सकते हैं कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके बारे में हम आगे बात अभी दोबारा से भी करेंगे। मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में, दक्षिणी पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो अभी बिल्कुल आपको आसानी से देख सुन लेना है, अगले पेज पर मैप आएगा, वहां पर मैं आपको समझा दूंगा कि अंडमान निकोबार कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरब सागर कहाँ पर है। ठीक है, और इनको आप अपनी एटलस में एक बार बिना देखे बनाने की भी प्रैक्टिस करें, मतलब मार्क कर पाए आपके कहाँ पर अरब सागर है, कहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। क्योंकि आपको यूपीएससी के लिए मैप यानी मानचित्र को तैयार करना होता है, और मानचित्र की तैयारी एकदम से नहीं होती है, आपको शुरुआत से एक एक पॉइंट को समझना होता है। ठीक है, अब देखो, क्या आप जानते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा बिंदु, जिसे इंग्लिश में इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं,
इंदिरा बिंदु कहा जाता है। तो देखो इंदिरा बिंदु से आप समझ रहे होंगे कि इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया है। और क्यों रखा गया है इंदिरा गांधी जी के नाम पे, तो ये भी आप समझ सकते हो कि पुराने टाइम से ही भारत में कांग्रेस का शासन रहा है। तो जितने भी नाम दिए गए हैं वो कांग्रेस के राजनीतिज्ञ या फिर जो उनके प्रधानमंत्री हुए हैं या फिर जो उनके मंत्री जी हुए हैं उन्हीं के नाम पे आपको मिलेगा। तो इंदिरा बिंदु नाम डाल दिया गया क्योंकि उस बिंदु ने नहीं बताया कि उसका नाम क्या है, उस बिंदु का नाम हम देते हैं। किसी भी जगह का नाम हम लोग यानी आप और हम यानी देश के नागरिक देते हैं, जैसी गवर्नमेंट देती है। तो क्या नाम दिया गया इसका नाम, इंदिरा बिंदु। 2004 में जो सुनामी आई तो ये पानी में डूब गया। तो ध्यान रखना, डूब गया है, गायब नहीं हुआ है, पानी में डूबा है, अभी डूबा है, बाद में कभी निकल भी सकता है। इसका मतलब दक्षिणतम बिंदु तो वही रहेगा, वो बात अलग है कि वो अभी समुद्र में जलमग्न हो गया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक की बात समझा दी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं भारत के आकार की, कि भारत का आकार। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो उसकी इकाई लिखना ना भूल जाइएगा। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कभी कभी आपका मन कर रहा है आपको लगभग लगभग बोलना है तो आप लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हो। तो अगर किसी बुक में लिखा हुआ दिख जाए कि 33 लाख बोला हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, उसने उसको कम फुल कर दिया, डेसिमल में नहीं लिखा है, यानी पॉइंट में नहीं लिखा है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल ही भारत का क्षेत्रफल के बराबर है, या फिर भारत का क्षेत्रफल की वैल्यू वर्ष पूरे विश्व की तुलना में 2.4% है। अब अगर हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि 2.4% बोलते भौगोलिक क्षेत्र में बहुत छोटी चीज है। अभी छोटी चीज क्यों नहीं है, ऐसे समझो आप कि देखो पूरी दुनिया में लगभग 200 से ज्यादा देश हैं, 200 से ज्यादा देश हैं, और प्रतिशत कितने हो सकते हैं, 100। अगर हम 200 देशों में प्रतिशत को बांटे तो एक देश का प्रतिशत कितना निकलेगा, अगर इक्वल इक्वल बांटे तो आधा, लेकिन तब भी हमारा कितना है 2.4%। इसका मतलब भूभाग तो हमारे पास ठीक ठाक है। तो इसी आधार पर हम देखते हैं तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी बड़े देशों में भारत का नंबर 7वें नंबर पे आता है आकार के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पे तो हम पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं। अगर आप वर्तमान समय में, जैसे कि अगर मैं आज की बात करता हूं, यानी मैं बात करता हूं जुलाई 2023 की, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुके हैं। अब बात कर लेते हैं भारत की स्थल सीमा रेखा। स्थल सीमा रेखा यानी भारत की बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक है, जहां पे स्थल है अपना। तो स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है, और समुद्री तट रेखा यानी जहां पर भारत की सीमाओं का अंत होता है और उसके बाद समुद्र आ जाए तो उसे बोलते हैं समुद्री तट रेखा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के समूह के साथ मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यूपीएससी के हिसाब से भी याद रखना है, एसएससी के भी हिसाब से याद रखना है, और कोई छोटा मोटा एग्जाम देना है तो उसमें भी ये काम आएगा। कितना हो गया, 7,516.6 किलोमीटर। अब हम आगे आते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम, अब देखो दिशाएं कैसे होती हैं, उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा समझा ही देता हूँ, है ना, पहले दिशाएं कैसे निकलती है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना आप। जैसे कि देखो, मान लिया ये 4 मुख्य दिशाएं हैं, हमने इस तरीके से बांट लिया। अब कहीं भी एक क्रॉस बना लो, तो ऊपर वाला भाग होता है उत्तरी भाग, नीचे वाला भाग होता है दक्षिणी भाग, ये होता है पश्चिमी भाग, और ये होता है पूर्वी भाग। दो पूर्वी ने पूर्व दिया और पश्चिमी ने पा लिख दिया। अब आपको लगेगा दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व कैसे बनते होंगे, तो बहुत आसान सी चीज है। क्या करना है आपको इनको विभाजित कर देना है, इस तरीके से आपको लाइन खींच देनी है। खींच लिया आपने। अब ध्यान दो, इसे बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम, इसे बोलते हैं दक्षिण
पश्चिम, इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व। बस ये ध्यान रखिए आप। जहां पर भी आपको लग रहा है, जैसे भारत की बात की जा रही है, तो भारत के केंद्र बिंदु पर आप रख के इनको बना दो, मतलब सेंट्रल पार्ट के लाइन ही तो इस तरीके से, तो आपको क्लियर हो जाएगी कि उत्तर पूर्व में कौन है, उत्तर पश्चिम में कौन है। इसको बना भी लीजिएगा आप, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको बना लें। बाकी मैं आपको मैप के अंदर दिखा दूंगा कि दिशाएं किस तरीके से होती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जरा, तो बोला हुआ है भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। ये नवीनतम बलित पर्वत कौन सा हो गया? हिमालय है। और कौन सा है? बस, ठीक है। नवीन क्यों है? क्योंकि देखो, जैसे जवानी में जब इंसान यंग होता है तो उसकी बिल्कुल अकड़ के चलता है, सीधा तान के चलता है, तो उसकी लंबाई हमें ज्यादा अनुभव होती है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो झुक जाता है, उसकी लंबाई हमें कम महसूस होती है। ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं कि यही एकमात्र कारण है, लेकिन आप इसे समझ सकते हो कि जिन पर्वतों की ऊंचाई, जिन पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा ऊंची होती है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है जो, उन्हें बोलते हैं नवीन पर्वत। और जिनकी ऊंचाई कम रह गई है, वो क्यों कम रह गई है? क्योंकि तापमान, आर्द्रता और वातावरण के कारकों की वजह से उनकी चट्टानें टूट फूट जाती हैं लंबे समय में। और क्योंकि वो लंबे समय में टूट फूट गई हैं, तो चट्टानें टूट टूट के नीचे गिर जाती हैं और उनकी ऊंचाई कम हो जाती है। हम इसे मान सकते हैं एक कारण कि इसीलिए हिमालय में बहुत ऊंचा दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो नवीन पर्वत है। और जब अरावली की हम लोग बात करते हैं तो उसकी ऊंचाई बहुत ही कम दिखाई पड़ती हुई बहुत प्राचीन पर्वत है। जैसे कि दिल्ली का प्रेसिडेंट हाउस रायसीना हिल्स पे बना हुआ है, रायसीना हिल्स। और वो रायसीना हिल्स अपने आप में अरावली का पार्ट है। और आप कभी दिल्ली आइए और देखिए तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, जबकि वो किसे बना हुआ है? अरावली के रायसीना हिल्स, हिल्स यानी पहाड़ के ऊपर। और आपको अनुभव भी नहीं होगा कभी भी। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ही कम रह गई है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से नवीनतम बलित पर्वत का मतलब समझ गए। बलित मतलब बलय पड़े हुए हैं। बलय कैसे? मरोड़। मरोड़ कैसे होते हैं? जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसे बोलते हैं बलय। इसे क्या बोलते हैं? बलय। तो हमेशा पहाड़ ऐसे ही होते हैं, ऊपर नीचे। ऐसा तो है नहीं कि लगातार ऊंचे ऊंचे बने रहते हैं, वैसे तो होते नहीं है। तो ये हो गया। अगला है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में, मतलब इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। इसका कहने का मतलब ये है कि हिमालय की जो चौड़ाई है वो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ ज्यादा है, बशर्ते किधर की तरफ? जो जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पड़ता है? उत्तर में पड़ता है। तो उत्तर में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, लगभग 400-500 किलोमीटर की विड्थ है हिमालय की। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और जैसे आप पश्चिम की तरफ आएंगे तो उसकी थोड़ी सी चौड़ाई कम होती हुई चली जाती है। इसके बारे में बात करते हैं सेकंड चैप्टर में, इसके बारे में डिटेल से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है, मतलब ये सकरा होता हुआ चला जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाली खाड़ी है। अभी हम मैप आपको दिखा देंगे और वहां पे समझा देंगे कि कहाँ पे अरब सागर है और कहाँ पर बंगाली खाड़ी है। देखो, बंगाल ऐसे याद हो, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? पूर्व दिशा में है, ठीक है। बंगाल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। बंगाल के बगल में क्या है? बंगाली खाड़ी है, बहुत सीधी सी बात। और एक तरफ अगर बंगाली खाड़ी हो गई तो दूसरी तरफ क्या होगा? अरब सागर। तो ये दो ही तो चीजें हैं। अगर हम एक को समझ ले कि बंगाली खाड़ी क्या है? पश्चिम बंगाल के पास है, तो दूसरी तरफ क्या होगा? अरब सागर होगा। बाकी अभी मैं इसको मैप में दिखा दूंगा। अब आगे देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ये कौन सी विस्तार की बात कर रहे हैं? जो हमने अक्षांश बात की थी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको कितना मिलेगा? 30 डिग्री मिलेगा। इसमें से 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट घटा लो, लगभग कितना मिलेगा? 30 डिग्री। ऐसे ही अगर आप देशांतरी विस्तार की बात करोगे तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। पूरब, ध्यान रखना ये पूरब थे और ये उत्तरी थे, ठीक है। ये है, इसमें भी आप घटाओगे तो लगभग आपको कितना मिलेगा? 30 डिग्री मिलेगा। तो वही चीज बोल रहा है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में तो कितना है? 30 डिग्री है, परंतु फिर भी दक्षिण पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अभी हम बात कर लेंगे, अभी आपको मैप दिखा देंगे क्यों हो रहा है ऐसा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। वो स्थानीय समय का अंतर होता है सूरज के डूबने और उगने से, क्योंकि पूरे देश में समय एक ही चलता है ना। जो हमारे यहाँ में मान लो 12 बज रहे हैं,
तो पश्चिम बंगाल में 12 बज रहे होंगे, अरुणाचल में 12 बज रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हर एक अपना अपना टाइम बज रहा है। तो यहाँ पे बात है स्थानीय समय, स्थानीय समय मतलब सूरज के निकलने और डूबने का समय, ऐसे मान लीजिए आप। अब जो अंतर, अगर हमने अंतर को बराबर कैसे किया है, जो अभी हम देख रहे हैं कि टाइम बराबर है, वो बराबर कैसे किया है कि हमने अपने पूरे देश के लिए एक देशांतर रेखा, कौन सी देशांतर रेखा को, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। मानक यामोत्तर का मतलब होता है कि हमने भारत के समय को निर्धारित करने के लिए इस रेखा को आधार मान लिया और उससे पूरे देश का समय हमने निर्धारित कर दिया। इसी को क्यों माना है, क्योंकि ये रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, या फिर हमें यहाँ से टाइम को निर्धारित करना आसान हो गया, इसीलिए हमने इसी बिंदु को माना। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर बड़ी फेमस जगह है, इस पर सीरीज भी आई हुई है, आपको याद भी आ रहा होगा, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो देखो ऐसा क्यों बोल दिया इसने, ये भी समझ लीजिए। अक्षांश आप एक बार याद करो, अक्षांश क्या थे, अक्षांश थी लेटी हुई रेखाएं। तो लेटी हुई रेखाएं कहाँ पे थी, उत्तर दक्षिण में थी। तो देखो इसने बोल दिया कि अक्षांश प्रभाव कहाँ पे होगा, दक्षिण उत्तर में होगा। पहली बात तो दक्षिण उत्तर समझ गया, क्यों दक्षिण उत्तर में ही क्यों है, क्योंकि अक्षांश जो होते हैं वो उत्तरी और दक्षिणी तरफ होते हैं। मतलब उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांश होते हैं, तो प्रभाव कहाँ मिलेगा, उत्तरी दक्षिणी में भी मिलेगा। दूसरी बात ये कि दिन और रात की अवधि में पड़ता है। तो दिन और रात होते क्यों है, क्योंकि सूरज की रोशनी आती है चली जाती है। और हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, फिर जैसे ध्रुव की तरफ जाओगे कम पड़ेंगी, ठीक है। तो इसीलिए दिन और रात की अवधि पर प्रभाव जो पड़ता है किससे पड़ेगा, अक्षांश की रेखाओं से पड़ेगा। तो अक्षांश का तो काम ये हो गया। देशांतर का काम क्या होता है, देशांतर से हम लोग समय निर्धारित करते हैं। देशांतर रेखा से हम लोग क्या करते हैं, समय निर्धारित करते हैं, हालांकि भी दिया हुआ नहीं है। अगला है भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अब देखो देखो ये एशिया की बात कर रहा है, एशिया महाद्वीप की, विश्व की बात नहीं कर रहा है, एशिया महाद्वीप की। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ये भी ध्यान रखिएगा आप कि भारत एशिया के दक्षिण में है, विश्व के दक्षिण में नहीं है। अगर एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो हम दक्षिण में हैं। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करने का मतलब क्या है कि हिंद महासागर के केंद्र की तरफ भारत स्थित है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में, दक्षिण पठार का मतलब वो जिसे हम बोलते हैं प्लेट्यू वाला जोन, या फिर नर्मदा से दक्षिण वाला भाग। और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। ये मैं भी आपको समझा दूंगा मैप दिखाकर, क्योंकि ऐसे आपको समझ में ये आएगा नहीं, ठीक है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। जितनी भारत जैसी स्थिति भारत की है वैसी स्थिति किसी की भी नहीं है, ये आपको देखकर मालूम पड़ जाएगा। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम भारत के नाम रखा गया हुआ है। इसीलिए इसका नाम क्या है, हिंद महासागर पड़ा हुआ है, हिंदुस्तान से हिंद महासागर। अब अगेन क्या आप जानते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज है कि सन 1869 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। अब कुछ और भी याद करो यार, 1867 में क्या हुआ था, क्या महात्मा गांधी जी का जन्म भी इसी साल में हुआ था, ठीक है। देखना आप याद करिएगा, 1869 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869, यही वो ईयर है जब महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ है। तो याद रखने के लिए देखो, याद रखो महात्मा गांधी जी के जन्म के साथ ही सुएज कैनाल खुल गई थी और तब से भारत और यूरोपीय देशों की दूरी कम हो गई। ये है विश्व के 7 बड़े देश। इसमें बताया हुआ है कि कितने कौन कौन से देशों के पास कितना कितना क्षेत्रफल है। तो रूस के पास 7.09,
कनाडा 9.98। तो वो पूरा याद करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बस रूस का देख लो और भारत का देख लो। 3.28 वर्ग किलोमीटर, जो आपको मालूम ही है मिलियन में आता ही दिया हुआ है, प्रति लाख 10 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से दिया हुआ है। एक पैमाना बोलते हैं इसको, सागर में जो लिखा हुआ है क्या है, पैमाना है कि इस आधार पर हमने लिया हुआ है। जैसे कि मान लो 3.28 लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, 3.28 प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये तो हो गए भारत के बड़े देश। अब आइए इस मैप में, अगर ये मैप समझ गए तो पूरा चैप्टर क्लियर है आपका। तो देखो ये दक्षिणी भाग में जो टकरा रहा है 8 डिग्री 4 मिनट दिख गया आपको। फिर इसके बगल में आप देखोगे भारतीय लक्षद्वीप दिख रहा है आपको। अब ये कौन सा सागर है, अरब सागर है, देखो ऊपर की तरफ अरब सागर। ठीक है, अब इसके दूसरे भाग अंडमान निकोबार द्वीप आपको दिख रहे होंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिए कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अब भारत के दक्षिण और उत्तर बिंदु के बीच दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। पूरब जो पूर्वी देशांतर है हमारे, उनमें से पहला क्या हो गया 68 डिग्री 7 मिनट और दूसरा क्या हो गया 97 डिग्री 25 मिनट। अब जो एक क्वेश्चन आया था कि यार दूरी अलग अलग क्यों है, जबकि अंतर तो क्या है, बराबर ही सही है। तो देखो दूरी बराबर, अंतर क्यों, दूरी में अंतर क्यों है कि देखो दूरी कौन सी ज्यादा वाली है, जब हमने जो हमने ये लेटी हुई लाइनों की जो काउंट करनी है वो ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि लेटी हुई लाइनों के बीच में हमेशा एक समान दूरी रहती है, वो हमेशा दूसरे के क्या है, समानांतर है। जबकि देशांतर रेखाएं जो हैं, देशांतर रेखाएं क्या है, एक ही बिंदु पे कटती हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमें समान होती है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमें समान होती है, जबकि देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी समान नहीं होती है। तो इसीलिए दूरी में अंतर आपको दिख रहा है। अब हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देशों की। देखो यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान थोड़ा सा टच करता है। अफगानिस्तान हो गया, फिर चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, नेपाल 3, चीन 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7। 7 ऐसे देश हैं जो हमारे पड़ोसी भी हैं और जिनकी सीमा हमारे भारत की सीमा से मिलती है। तो ये वो पड़ोसी है जिनकी सीमा हमारे देश के साथ मिल रही है। जैसे कि हमारा घर बना हुआ होता है, तो जो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी मतलब जिनकी दीवार हमारे घर की दीवार से मिल रही है, वो तो हमारे नियरेस्ट पड़ोसी हो गए। दूसरे उस गली में रहने वाले सभी लोग हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन उनकी दीवार हमसे नहीं मिल रही है। तो ऐसे ही वो देश जिनके बीच में हमारे उनके बीच में कुछ नहीं है, बस पानी है, और फिर वो देश आते हैं, उन्हें बोलते हैं पड़ोसी तो है लेकिन सीमाएं हमारी नहीं मिल रही हैं। तो एक तो हो गया श्रीलंका और एक है मालदीव। मैप में आपको मालदीव नहीं दिखाया गया है, लेकिन इस तरीके से 7 देश ऐसे जिनकी सीमाएं मिलती है, पड़ोसी हैं। 2 देश ऐसे जिनकी सीमाएं मिलती हैं, तो सीमाएं नहीं मिलती हैं लेकिन पड़ोसी है। बीच में क्या है, पानी है। और इस पानी यानी इस वाटर बॉडी का भी अपने आप में नाम होता है। अभी हम समझेंगे कि इस जल का क्या नाम होगा। और मानक यामोत्तर तो हो ही गया, 82.5 डिग्री है, ये आपको याद ही होगा। ठीक है, मानक यामोत्तर इसको हम लोग बोलते हैं। अब ये मैप दिखा रहा है कि भारत का प्राचीन समय में बाकी देशों के साथ किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा था। इसका मतलब यह है कि भारत का दूसरे देशों के साथ जो व्यापार था वो स्थलीय सीमा के थ्रू हो रहा है या जलीय सीमा के थ्रू हो रहा है। एक चीज बात समझनी है कि जलीय सीमा या फिर स्थलीय सीमा। अब आगे देखिए, देखो मैंने आपको एक एक चीज बहुत आसानी समझाई हुई है, बिल्कुल डिटेल में। अगर आप एक बार ये वीडियो पूरा सुन लेते हैं आराम से, ध्यान से, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। दोबारा कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप भले ही स्कूल में हो अभी या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी दे रहे हो, कुछ भी। अब आगे देखिए, भारत का विश्व के देशों के साथ संबंध अगर हम बात करते हैं, संपर्क हम बात करते हैं, तो पुराने समय से ही है। हालांकि इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन आने की संभावना कमी है। बस आप ये समझ लो कि भारत का दूसरे देशों के साथ समुद्री जलमार्गों के द्वारा भी संबंध था, यानी वो जुड़े हुए थे। स्थलीय
रास्ते भी थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। ध्यान रखना, प्राचीन समय में जितने भी यात्री आए वो पर्वतों के थ्रू आए, यानी स्थल मार्ग से ही आए, क्योंकि जलीय रास्ता हमें मालूम नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है, यानी लोग आते रहे हैं, सामान लाए हैं, अपने यहाँ का कल्चर यानी जो अपनी संस्कृतियां हैं वो लेके आए और हमें बताया। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है, यानी देशों के साथ संपर्क अच्छा रहा हमारा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक, दशम प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। तो ये सभी किससे जा रहे थे? पहले इस सभी भाग से जा रहे थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रति, ठीक है, मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। यानी हमारे यहाँ पे गुंबद बने हुए होते हैं, मेहराब बने हुए होते हैं, वो संस्कृति यानी कला का नमूने हैं। उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर। अगला है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, राज्य कौन कौन से हैं, उनकी सीमाएं कहाँ कहाँ मिल रही हैं और उनकी राजधानियां क्या हैं। ये आप खुद ही गूगल से इकट्ठा करके लिख लोगे, क्योंकि अब मैं देश की राज्य की राजधानी बताऊंगी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। अगला है भारत की भूमि की सीमाएं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से मिल रही हैं और अफगानिस्तान से मिल रही हैं। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश से साथ मिलती है। तो ये मैंने आपको मैप में दिखा दिया किस तरीके से अलग अलग देशों से मिल रही है। अब अगेन, क्या आप जानते हैं 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, रियासतों पर कौन करेंगे? राजा महाराजा शासन करेंगे। और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर, पैतृकता का मतलब क्या होता है? पहले पापा राजा रहेंगे, पापा के बाद उनका बेटा राजा होगा, फिर इसका बेटा राजा होगा, फिर इसका बेटा राजा होगा। इसे बोलते हैं पैतृक संपत्ति। तो उसे बोलते हैं पैतृकता के आधार पर। अंग्रेजी शासकों की संप्रभुता मानकर स्वायत्तता से किया जाता। देखो इसका मतलब क्या है, भले ही ये राजा है लेकिन इस राजा के ऊपर कौन होगा? अंग्रेज अधिकारी होगा। तो अंग्रेज अधिकारियों को तो अपना इन्होंने क्या मान लिया? प्रभु, संप्रभु मान लिया, यानी उनके अंडर में ये लोग काम करेंगे, इनकी अपनी खुद की नहीं चलेगी। ये भले ही राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, लेकिन किसके अंडर में कर रहे हैं? अंग्रेजों के अंडर में कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर ये एक मैप लिया हुआ है, इसमें भारत के पड़ोसी राज्यों का नाम लिखा हुआ है और इसमें आप मालदीव देख पाएंगे कहाँ पर है। तो ध्यान देना, लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है, इधर की तरफ, इसमें अरब सागर में, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मालदीव, ये रहा लक्षद्वीप, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच में जो वाटर बॉडी है वो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। तो वो अभी हम नीचे पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ पे दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी हैं, 2 द्वीप समूह राष्ट्र है। द्वीप क्यों? द्वीप वो राज्य मतलब वो होता है जिसके चारों तरफ पानी है। तो आपको दिख रहा है श्रीलंका बीच पानी में है, चारों तरफ पानी है, तो श्रीलंका क्या हो गया? द्वीप राज्य हो गया। ऐसे ही मालदीव भी है, चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है आपको। तो भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जिसे पाक जल संधि बोलते हैं और मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। मालदीव अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में आप मानचित्र में भारत को बना सकते हैं, ठीक है। फिर ये वही बोला हुआ है कि एनसीईआरटी वगैरह देख के आप बना लीजिए। और इस तरीके से ही हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है। देखो अभी ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद आपको इन क्वेश्चनों को हल भी करवाएंगे, एमसीक्यू भी कराए जाएंगे, और जिसमें आंसर आपको लिखना होता है उसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। तो आप लगातार वीडियो देखिएगा, हर एक टॉपिक समझना है, हर एक चैप्टर समझना है, इससे आपको
अंडरस्टैंडिंग भी होगी और आपको इन फ्यूचर रटना नहीं पड़ेगा। आपका यूपीएससी के हिसाब से स्ट्रांग हो जाएगा बेस, जिससे आप आसानी से यूपीएससी की एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ध्यान रखना आसानी से तब जब आप अभी से हर दिन मेहनत करोगे। तो आसान का मतलब होता है कि मेहनत करने पर सिलेक्शन हो जाना। आसानी का मतलब ये है, ये नहीं है कि बिना पढ़े आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। आपको ऐसे ही बाकी चैप्टरों के भी वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।